नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी। बिल पर शाम 4 बजे होगी वोटिंग। वहीं महिला आरक्षण अधिनियम 2023 देश भर में लागू। बसपा सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी है कांग्रेस। SC, ST और OBC को हमेशा किया नजरअंदाज। मनोनीत सदस्य हरिवंश तीसरी बार राज्यसभा के निर्विरोध उप सभापति चुने गए। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। कहा, सदन का आपके प्रति गहरा विश्वास। टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष कुमार के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे। जमीन हड़पने का आरोप। कोलकाता में घर और दफ्तर खंगाले। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी का बड़ा एक्शन। घर दफ्तर समेत 13 जगहों पर छापेमारी। करीबियों के ठिकानों पर भी रेड। औद्योगिक जमीन को रिहायशी प्रोजेक्ट में बदलने का आरोप। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर दूसरे दिन चर्चा जारी है। आज चर्चा की शुरुआत DMK सांसद कनिमोई ने की। इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चर्चा में भाग लेते हुए मौजूदा लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की बात कही है। इससे पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 जो है उसे लागू कर दिया गया, ताकि संसद में चर्चा किए जा रहे प्रस्तावित संशोधन को क्रियान्वित किया जा सके। एक अधिकारी ने बताया कि इस कानून को लागू करना आवश्यक था, क्योंकि इसके बिना प्रस्तावित संशोधन प्रभावी नहीं हो सकता था। संविधान संशोधन विधेयक कानून तो बन गया था, लेकिन सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किए जाने के कारण ये संविधान का हिस्सा नहीं बन पाया था। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई कानून लागू ही नहीं तो उसके प्रस्तावित संशोधन को कैसे लागू किया जा सकता है। इसी वजह से इसे 16 अप्रैल को प्रभावी किया गया। वर्ष 2023 के इस अधिनियम को संसद में इसी कानून में संशोधन पर चल रही बहस के बीच 16 अप्रैल से अधिसूचित किया गया है। महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पर आज चर्चा संपन्न होगी, जिसके बाद इस पर मत विभाजन होगा। विधेयक पर मत विभाजन के लिए शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। DMK सांसद कनिमोई ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कहा कि ये एक चुनावी रणनीति है जो राज्य स्तर पर विपक्षी दलों के खिलाफ मददगार नहीं होगी। उन्होंने इस बिल को जाल बताते हुए भाजपा पर आरोप लगाया। Constitutional reform you're talking about. This is a electoral rescue strategy for in these states, because you are not going to do well in most of the states. The Constitution 106th Amendment Act of 2023, the Women's Reservation Act, was welcomed by most of the opposition parties here, and the DMK welcomed it. But we said it then, and we are saying it also now. Tying women's reservation bill to delimitation is a trap. सर, सीमांकन से जुड़े मुद्दों पर सभी हितधारकों, सभी राज्य सरकारों, सभी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। सर, इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और ना ही इसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लागू करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकार देश के निर्वाचन मानचित्र को पर्याप्त विचार विमर्श और व्यापक परामर्श के बिना क्यों पुनर्निर्धारित करना चाहेगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर, आपको ले चलते सीधा लोकसभा, जहां इस वक्त राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बोल रहे हैं। माननीय सदस्य प्रियंका जी अभी किरण रिजिजू जी चले गए, नहीं तो और मेघवाल साहब हैं। किरण रिजिजू जी जा रहे हैं, हम उन्हीं को एक कोट करके उनको वो साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कल भाषण दिया, उनका भाषण हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने 3-4 बातों का उल्लेख किया। पहली बात, उन्होंने कहा
कि जल्दीबाजी में क्यों लाई गई। 50% महिलाओं को आरक्षण देना जल्दीबाजी का कदम नहीं हो सकता है। 50% उनकी आबादी है और 50% उनकी आबादी है तो और उनको कानून में और संसद में, विधानसभाओं में बैठने का हक देने का अगर कोई कानून लाया है प्रधानमंत्री जी ने, तो वो जल्दीबाजी का कानून नहीं है। 2023 में यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और आज 2026 है। 3 साल के बाद उसकी पूरी तैयारी करके और पूरे सोच समझकर यह बात कही गई है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आगे कहा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। अरे हम सबको मालूम है, इस पूरे देश को मालूम है कि किसी भी परिवर्तन को, किसी भी सामाजिक परिवर्तन को आप नहीं लागू होने देना चाहते हैं। आपकी मंशा बहुत साफ है, इसलिए आपने ये बात कही। अब ये बात अगर कांग्रेस का कोई दूसरा सदस्य कहता तो मुझको लगता कि चलिए भाई अनजाने में कह दिया हो, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में श्रीमती प्रियंका गांधी जब ये बोल रही है सदन में कि हम इसको कभी नहीं लागू होने देंगे, तो मुझको आश्चर्य हुआ इस बात का कि ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी राजनीति है। ये उनकी रणनीति है कि कोई भी ऐतिहासिक कदम जो इस देश में क्रांति, जो सामाजिक क्रांति लाने वाला कदम है, उसका समर्थन कभी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। यह उनकी मंशा स्पष्ट करती है। उन्होंने एक बात और कहा, उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। अखबारों में खबर छपती रही, अखबारों में खबर सुनते रहे और एक बैग सदन के में बिल लेके आ गए। अर्जुन मेघवाल जी, किरण रिजिजू जी चले गए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री वो भी हैं। वो बताएं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कि नहीं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल नहीं हुआ, बार बार आग्रह करने के बावजूद। आपकी मंशा तो पहले से स्पष्ट थी, आपकी मंशा तो दिख रही थी कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। आप कोई भी सामाजिक क्रांति के कदम को समर्थन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है, मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है। अरे भाई, अगर मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है और इस देश की जनता को पसंद आ रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? देश की जनता के साथ जुड़ जाइए और मोदी जी के चेहरा को न चाहते हुए भी कहिए कि वाह बहुत अच्छा है, तो ये काम तो करिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह भी कहा कि यह संविधान। तो आप लोकसभा से सुन रहे थे ललन सिंह को, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि किस तरह से जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो जल्दबाजी में नहीं लाया गया, बल्कि बहुत सोच समझकर, खास तौर पर महिलाओं को जब हम पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात करते हैं, इसी सोच की पुरजोर वो वकालत करता है। मनोनीत सदस्य हरिवंश को आज राज्यसभा का उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। पत्रकारिता से राजनीति में आए हरिवंश का ये उपसभापति के रूप में तीसरा कार्यकाल है। राज्यसभा के उपसभापति का पद हरिवंश का उच्च सदन में कार्यकाल जो है वो 9 अप्रैल को समाप्त होने के बाद रिक्त हो गया था। इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। हरिवंश ने 10 अप्रैल को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित किए जाने के लिए पहला प्रस्ताव पेश किया, जिसका समर्थन एस फांगरॉन कॉन्याक ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरिवंश को उपसभापति के पद पर उनके निर्वाचन पर बधाई दी। ये पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को उपसभापति चुना गया है। हमने देखा होगा जब से वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, मैं कह सकता हूं कि पूर्ण समय वो सदन में होते हैं। सभापति जी की अनुपस्थिति में सदन को संभालने का काम तो करते ही हैं, लेकिन बाकी समय भी
यहाँ कमेटी का कोई भी व्यक्ति बैठा हो तो भी वे सदन में हमेशा अपनी मौजूदगी रहती है, हर बात को सुनते हैं, उस समय सदन का जो संचालन करते हैं उनके कार्य को भी देखते हैं, और ये इसके पीछे उनको अपना जो दायित्व है उसके प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसके कारण ये संभव होता है, और ये हम सब के लिए सीखने जैसा है। और मैंने देखा है कि वो पूरा समय इन चीजों के लिए वो खपा देते हैं। उपसभापति महोदय, इस प्रतिष्ठित पद पर आपको तीसरे कार्य के लिए मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे फिर से राज्यसभा कक्ष में आपके साथ बैठने का और एक अवसर मिला। अच्छा पड़ोसी है। इस प्रतिष्ठित पद पर आपके चुनाव ने एक और मिसाल कायम की है। आप इस पद को ग्रहण करने वाले पहले मनोनीत सदस्य हैं। ये पहला प्रेसिडेंट है और पहला एक काम आपको मिला है। इससे ये साबित होता है कि आप इस पद के लायक हैं और इसके लिए उनको ये दिया गया है। नारी शक्ति अधिनियम को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पर कहा कि कल बहुत सार्थक चर्चा हुई, सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां भी विपक्ष को कोई शंका थी, प्रधानमंत्री ने स्पष्टता के साथ कहा कि कोई शंका करने की जरूरत है ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी शंका की करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे साउथ के स्टेट की शंका की सीट घट रहे हैं, तो प्रतिशत के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने भी उनको बता दिया। तो अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए, और हमें लगता है कि आज जो ऐतिहासिक निर्णय निश्चित रूप से महिलाओं का जो रिजर्वेशन वो पारित भी होगा। नारी शक्ति अधिनियम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विपक्ष की आलोचना की और कहा कि जनता ने उन्हें भी सेवा करने का अवसर दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कालखंड में ऐसा कुछ नहीं किया जिसे आज देश के लोग उचित कहें। उनके पास विषय नहीं है। उनको भारत की जनता ने एक लंबे कालखंड तक नारी पुरुष सबकी सेवा करने का अवसर दिया था, जिस समय उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब अगर कोई बेहतर काम कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करके सस्ती लोकप्रियता पाने का एक रास्ता मात्र है। बाकी प्रियंका गांधी जी ने अपने कालखंड में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको कि आज हमारे देश के लोग उचित कहें। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर पर है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के चेपोक तिरुवेलनकेली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उदयनिधि स्टालिन ने कांगयम में चुनावी प्रचार किया। और वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार एमके स्टालिन ने स्वतंत्रता सेनानी धीरन चिन्नामलाई की जयंती पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम मुख्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की। परिसीमन विधेयक 2026 के मौजूदा स्वरूप को दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व और शक्ति को कम करने की एक बड़ी साजिश बताते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने शुक्रवार को इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि विधेयक का मौजूदा स्वरूप पूरी तरह से एक धोखे से कम नहीं है। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने वेदासंदूर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार किया। प्रचार के दौरान उन्होंने डीएमके पर हमला बोला और कहा कि एआईएडीएमके के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तमिलनाडु में आएगी।
It is very clear across Tamil Nadu, be it from Ooty to Chennai, from Kanyakumari to Viluppuram. The mood of the people is very clear. They want a very clear mandate. They don't want DMK to come to power. They want the AIADMK-led NDA to come to power. So quality candidates talking to people, explaining why the change is needed, especially the law and order, very, very high. If you look at the cases over the last 5 years, I keep telling the people when they are campaigning time, that more than 2,080 rape cases, 8,008 murder cases, 39,900 plus POCSO cases. So people are fed up. They want a complete change in the law and order mechanism. So we are very confident NDA will come to power with a huge mandate, with people's love and blessings. तमिलनाडु के मंत्री और तिरुचिरापल्ली पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार KN नेहरू तथा तमिलनाडु के मंत्री और तिरुवेरुम्बूर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार अंबिल महेश पोयमोई ने डीएमके उम्मीदवार के समर्थन में गांधी मार्केट में चुनावी प्रचार किया। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के डुअर्स क्षेत्र में चाय बागान मजदूरों की समस्याएं सालों से अनसुलझी हैं। 2026 में विधानसभा चुनावों के दौरान ये मुद्दे एक बार फिर सियासत के केंद्र में। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी के डुअर्स क्षेत्र में स्थित चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। यहाँ के चाय बागान मजदूरों को आज भी असम जैसे अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम दैनिक मजदूरी मिलती है, जो उनकी जीवन स्थितियों को और भी कठिन बना देती है। इन मजदूरों का जीवन कम आय के कारण गरीबी, कर्ज और अस्थिरता में उलझा हुआ है। वे किसी भी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा के बिना लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास न तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं और न ही शिक्षा की सुविधाएं। उनकी समस्याओं का समाधान न होना उनकी पीढ़ियों से चली आ रही निराशा और संघर्ष को और भी बढ़ा देता है। वो डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल तो नहीं है, वो तो कि खर्चा मिलेगा, वो खर्चा कमाने का। यहाँ तो 250 है, पीएफ काट के 220 मिलेगा, 500 तक होना पड़ेगा। नहीं है यहाँ पर तो पर्सापट्टा नहीं है, वो सरकार ने बोला था तो नहीं हुआ। चाय उद्योग में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन इन महिलाओं का स्वास्थ्य बेहद चिंताजनक है। ये महिलाएं अक्सर एनीमिया और कुपोषण जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार होती हैं। अत्यधिक शारीरिक श्रम, पोषण की कमी और उचित स्वास्थ्य देखभाल के अभाव में इन समस्याओं का सामना करना उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। यह स्थिति चाय उद्योग में महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है और अगर इनकी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह सामाजिक और आर्थिक असंतुलन को और बढ़ा सकती है। यहाँ पर अस्पताल नहीं है, या टी गार्डन के अंदर छोटा सा वो डिस्पेंसरी है। हम लोग बीमार पड़ते हैं, यहाँ से दार्जिलिंग तक जाने के लिए हमें गाड़ी भाड़ा बहुत ज़्यादा है, हम रिजर्व करना पड़ता है, 2500 तक पड़ता है। यहाँ पर छोटा सा एक हॉस्पिटल है तो बहुत अच्छा होगा। यहीं पर अच्छा स्कूल होगा तो हम लोगों को बहुत सुविधा होता है, क्योंकि 250 रुपये मिलता है हमारे दिन का। वो वजह से हमें नहीं पुगता है, नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी ऐसा ही काम करो, वो भी तिल तिल के जिए। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और दार्जिलिंग इलाके में 3 लाख से ज्यादा चाय मजदूर हैं, जो राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा वोट बैंक बन चुके हैं। इस कारण हर चुनाव में चाय बागान मजदूरों के लिए कई सियासी वादे किए जाते हैं। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 2 काम हम जरूर करेंगे। एक जो है मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी का अधिकार उनको मिलना चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या उनकी ये है कि आज चाय बागान में काम करने वाले जो श्रमिक, जो परिवार उस बागान में रहते हैं, हमने इस संकल्प पत्र में ये वादा किया है कि जो भी उनका पुश्तैनी जमीन है उनको वो अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। चाय बागान मजदूरों के लिए सियासी वायदे, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना, जमीन का अधिकार देना, बंद बागानों को फिर से खोलना, स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार, सामाजिक सुरक्षा जैसे पीएफ, बोनस आदि। इस बार भी हर राजनीतिक दल ने इन मुद्दों पर कई चुनावी वादे किए हैं। और हम लोग चाहते हैं ये चाय बागान के श्रमिक को उसका अपना हिस्सा मिले, उसका अपना सही जो सैलरी है, वेजेस है, उसको मिले। ये हमारा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी डिमांड है, हमारा कांग्रेस का भी ये डिमांड है।
चाय बागान मजदूरों की समस्याएं एक सदी से भी अधिक पुरानी हैं। इन मजदूरों की कड़ी मेहनत, कठिन जीवन और गरीबी की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हालांकि 1951 में चाय बागान मजदूरों के कल्याण के लिए प्लांटेशन लेबर एक्ट लागू किया गया था, लेकिन इसका प्रभावी और सही तरीके से पालन अब तक नहीं हो पाया है। उत्तरी पश्चिम बंगाल के इलाके की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है और दार्जिलिंग की चाय की चुस्कियां तो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया लेती है। लेकिन यहाँ के मजदूरों की हालत कुछ अलग ही है। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस काम में आएं। चाय बागान मजदूर इस बात को सुनिश्चित कर चुके हैं कि जो उनकी बात सुनेगा, जो उनके मुद्दों का समाधान करेगा, वोट उसी को मिलेगा। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दार्जिलिंग। और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दक्षिण कोलकाता की रास बिहारी सीट के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक देवाशीष कुमार से जुड़े 2 परिसरों पर आयकर विभाग ने आज छापेमारी शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि मनोहर पुकर रोड पर स्थित उनके आवास और उनके चुनाव कार्यालय में सुबह करीब 6 बजे एक साथ छापेमारी की गई। कुमार को कथित भूमि धोखाधड़ी मामले के संबंध में ईडी ने हाल ही में कई बार तलब किया था। उन्हें 1, 3 और 9 अप्रैल को सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और वो एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि ईडी का उद्देश्य ये पता लगाना था कि क्या कुमार का व्यवसायी अमित गंगोपाध्याय के साथ कोई वित्तीय लेन देन था या नहीं, जिनकी संपत्ति की हाल ही में केंद्रीय एजेंसी ने तलाशी की थी। छापेमारी के बाद कुमार के आवास के बाहर तनाव का माहौल रहा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को संभालने के लिए केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात किया गया था। ईडी ने एक मामले की जांच के तहत पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर आज छापेमारी शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि अरोड़ा और उनके बेटे काव्य अरोड़ा, जो हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड नामक कंपनी से जुड़े हैं, लुधियाना स्थित फाइनडॉक फिनवेस्ट के हेमंत सूद एवं जालंधर में कथित सटोरिया बुकी चंद्रशेखर अग्रवाल के आवासीय और आधिकारिक परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम को केंद्रीय अर्धसैनिक बल के कर्मियों ने सुरक्षा प्रदान की। लुधियाना पश्चिम से विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता अरोड़ा आधिकारिक काम के सिलसिले में विदेश यात्रा पर हैं। ईडी ने 2024 में भी अरोड़ा के परिसर पर छापा मारा था। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अरोड़ा से कुछ जुड़ी कंपनियां और कुछ अन्य संस्थाओं ने औद्योगिक भूमि का आवासीय परियोजनाओं के लिए कथित दुरुपयोग कर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया और अपराध से अत्यधिक धन अर्जित किया। 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज से हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया, जहां 20 काउंटर्स पर 24 घंटे शिफ्ट में रजिस्ट्रेशन होगा। यात्रा का आगाज 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से होना है। 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से 4 धाम यात्रा पूर्ण रूप से संचालित होगी। यात्रियों के लिए बैठने, पानी और गर्मी से बचाव की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। साथ ही मार्गदर्शन के लिए टीमें तैनात होंगी। बड़े समूहों के लिए मोबाइल टीमें होटल और धर्मशालाओं में जाकर पंजीकरण करेंगी। पंजीकरण हेतु पहचान पत्र और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। सुरक्षा के लिए 7 अस्थायी पुलिस चौकियां, 10 टूरिस्ट पुलिस केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही एनडीआरएफ और एसटीआरएफ की टीमें तैनात हैं। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं के निरीक्षण और तैयारियों का जायजा लिया है। उत्तरी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक जूता बनाने वाली यूनिट में आज सुबह आग लगी। घटनास्थल पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। अभी तक आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दमकल विभाग के अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटे हैं और इलाके को सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। पुणे के नांदोशी में लता आशा मंगेशकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भूमि पूजन समारोह में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय आशा भोसले को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मंच पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लता मंगेशकर परिवार के देशभक्ति का गौरव करते हुए कहा, मंगेशकर परिवार केवल संगीत के लिए नहीं बल्कि प्रखर देशभक्ति के लिए भी जाना जाता है। विशेष रूप से वीर सावरकर जी के साथ परिवार का गहरा नाता रहा है।
इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों का संघर्ष विराम लागू हो गया। इसकी घोषणा संघर्ष विराम लागू होने के कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि इजरायल के प्रधानमंत्री और लेबनान के राष्ट्रपति अगले 1 या 2 हफ्तों में वॉशिंगटन में मिल सकते हैं। इस युद्ध विराम का क्षेत्र के कई देशों जैसे ईरान, कतर और जॉर्डन ने स्वागत किया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी संघर्ष विराम का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन की मांग की। साथ ही उन्होंने कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने पर सवाल उठाए। Since the outbreak of the conflict in Iran and the Gulf region on the 28th of February 2026, India had expressed deep concern and urged all states to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize safety of civilians. We have urged all states to promote dialogue and diplomacy and de-escalation of tensions. We have also called for respect of sovereignty and territorial integrity of all states. We reiterate that the targeting of commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding the freedom of navigation and commerce in the Strait of Hormuz are unacceptable. और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।